This video is purely for educational purpose. The content in this video is a part of the book Nirva Mathematics. All students and teachers who read and refer the book Nirva Mathematics can enjoy this video fabulously. It's an advice to solve all exercises in the book after watching this video. Hello and welcome. Now we are going to solve examples from the exercise. Students, you have to keep remember that you understand first what is the procedure of solving, and after that keep practicing. Practice makes man and woman both perfect. So that's why the first question in the exercise of your book is find the zeros of the following polynomials and verify relationship between coefficients and their zeros. So here the polynomial is given. The highest index power is 2, therefore this polynomial is called as a quadratic polynomial. And we have to find ratio of this quadratic polynomial. So first of all, when you start your solution in your notebook, first write consider. Always keep remember, first write this word consider. Then you write the given polynomial as it is. देख के तो आप लिख ही सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. And equate is इक्वल टू 0. तो इसको इक्वेट करना है 0 के साथ हमेशा. आफ्टर दैट डिसाइड द कोएफिशिएंट ऑफ दिस लीडिंग टर्म. तो लीडिंग टर्म मतलब हाईएस्ट इंडेक्स पावर का कोएफिशिएंट. 1 is 3 and decide the constant term. The constant term in this polynomial is -4. Multiply these two numbers. So 3 times -4, that is -12, you write here. पेज के एक बाजू में ये नंबर लिखना है. अब क्या करना है, इसके दो ब्रांचेस निकालने हैं लाइक दिस, और इसके फैक्टर्स निकालना है. जरूरी नहीं कि आप फैक्टर्स याद ही करें, आप 1 से शुरू कीजिए. तो 1 मल्टीप्लाई बाय क्या लिखेंगे तो आपको आंसर 12 मिलेगा. माइनस को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, उसको बाद में हम मैनेज कर लेंगे. 12 नंबर की तरफ ध्यान दीजिए. तो 1 times 12 is 12, तो इसलिए यहाँ 12 आ गया. 1 के बाद नंबर आता है 2, तो यहाँ 2 लिखिए. तो 2 के टेबल में 12 है क्या देख लीजिए. 2 6 is 12, तो यहाँ 6 लिखिए. फिर 2 के बाद 3 लिखिए. I think 12 is also present in the table of 3. 3 4s are 12, तो यहाँ 4 लिखिए. 4 यहाँ लिखेंगे तो यहाँ फिर 3 आएगा, तो पेयर तो वही मिलेगी, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है. 5 के टेबल में तो 12 आता ही नहीं है, तो वो भी नहीं लिख पाएंगे हम. 6 2s are 12, तो यहाँ 6, यहाँ 2 आएगा, बट ऑलरेडी वी हैव रिटन हियर 2 and 6. तो पॉसिबल factors of this 12 are only these 3. अब इन 3 पेयर में से एक पेयर मुझे सिलेक्ट करनी है और 2 को रिजेक्ट करना है. ये कैसे होगा, कैसे रिजेक्ट करेंगे हम और कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो उसके लिए हमें मदद मिलती है. ये जो t है ना बीच में, ये इसका कोएफिशिएंट देखिए कितना है, -1. तो आपको यहां पर ऐसी पेयर सिलेक्ट करनी होगी जिसका एडिशन करेंगे आप. एडिशन तो ये t का कोएफिशिएंट जो है ना -1 उतना आना चाहिए, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -12 आना चाहिए. अब ये दोनों का एडिशन 13 आता है. मुझे कितना चाहिए, -1. तो ये तो 13, या सब्सट्रैक्शन भी करेंगे तो 11 आएगा. तो मुझे जो चाहिए वो ये पेयर नहीं देगा. ये दोनों का एडिशन कितना आता है, 8, और सब्सट्रैक्शन करेंगे तो आएगा 4. ये भी मुझे नहीं चाहिए. ये दोनों का एडिशन आता है 7,
और सब्सट्रैक्शन आता है 1, है ना, 1 या -1। तो ये मुझे चाहिए क्योंकि मुझे -1 ही यहां पर लाना है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए, -12। तो अब आपको इन दोनों में से किसी एक को माइनस साइन देना होगा। तो आप चाहे तो 3 को भी दे सकते हो, आप चाहे तो -4 को भी दे सकते हो। तो किसको देना हमारे लिए फायदे का रहेगा? इफ यू आर गिविंग माइनस साइन टू 3 तो ये ऐसा दिखेगा। नो डाउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ these two numbers is 12. But what about the addition? Addition is 4 minus 3 is 1. What we need here? -1. So we don't need this. इसका मतलब माइनस साइन 3 को नहीं 4 को देना चाहिए। Still its a multiplication is 12, and if you add these, 3 minus 4 is -1, and this is the correct pair. So your pair of -12 is one of the number is 3 and another number is -4. ये एक बार आपने तय अच्छे से कर लिया तो फिर आप इधर आ जाइए, इसको कंटिन्यू करना है। सब सिस्टमैटिक इक्वल टू साइन के नीचे इक्वल टू साइन वगैरह लिखना है ताकि एक्सप्रेशन जो पढ़ने वाला है एग्जामिनर या आपके टीचर उनको भी बड़ा अच्छा लगे। तो हैंड राइटिंग भी अच्छी निकालिए। तो यहां मैं लिखता हूं ये 3t²। मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, मतलब मिडल टर्म पूरी तरह से हटाना है और उसके जगह ये 2 नंबर को t से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो यहां पर ये 3 है तो यहां पर मैं लिखता हूं +3t, और ये सेकंड नंबर है -4, उसको t से मल्टीप्लाई करके मैं लिखता हूं यहां, और ये -4 कांस्टेंट जो है वो एज इट इज एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये एक लाइन में आना चाहिए। अब 3 टर्म के हमने 4 टर्म बना दिए। अब आप ये पहले 2 टर्म को ध्यान दीजिए, इसमें से आपको कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा। तो आपको समझने के लिए मैं यहां पर ये 3 इंटू t² को मैं जानबूझकर ऐसे लिखता हूं, t इंटू टी प्लस ये 3 इंटू टी, फिर ये -4 इंटू टी और ये -4 एज इट इज इक्वल टू 0। ये स्टेप को मैं स्टार कर देता हूं क्योंकि ये जरूरी नहीं है आपके एग्जाम में आपने लिखना, ये आपको समझने के लिए मैं लिख रहा हूं। तो अब देखिए यहां पहले 2 टर्म में ये 3 है, यहां 3 है, तो यू कैन टेक 3 एज अ कॉमन। फिर यहां t है और इधर भी t है, तो आप t को भी कॉमन ले सकते हो। तो अब ये दोनों चीजें आपने कॉमन ले ली तो यहां बचा सिर्फ एक t, तो ये t यहां आएगा, ये प्लस यहां रहेगा, ये 3 और ये t ये दोनों आपने बाहर कॉमन लिया है। सो दैट्स वाई यहां कुछ नहीं रहेगा। कुछ नहीं का मतलब होता है दैट इज 1, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है। अब हम ये दोनों की बात करते हैं। इसमें देखिए यहां -4 दिख रहा है और यहां भी -4 है, तो आप यहां से -4 कॉमन निकालिए। फिर ये t यहां पे है लेकिन यहां नहीं है, तो कॉमन निकालने के लिए दोनों तरफ उसका मल्टीप्लिकेशन होना जरूरी होता है। यहां पर पॉसिबिलिटी t की कॉमन निकलने की नहीं है क्योंकि वो सिर्फ यहां है, इधर नहीं है, तो आप सिर्फ -4 को ही कॉमन निकाल सकते हो। अब ये -4 जब बाहर आएगा तो यहां सिर्फ t बचेगा, -4 यहां से बाहर आएगा तो यहां 1 बचेगा, 1 मतलब +1। और इसमें कुछ गलत हुआ है या नहीं ये भी आपको पता चलेगा, क्योंकि ये 2 टर्म में से कॉमन निकालने के बाद ये दोनों ब्रैकेट जो है ना वो सेम आने चाहिए। अगर ये 2 ब्रैकेट सेम नहीं आए तो समझ जाइएगा आपकी कुछ गलती हुई है, या तो यहां कॉमन निकालते वक्त प्लस माइनस में गलत हुआ है या तो यहां गलत हुआ है। तो आपको आइडेंटिफाई भी करने को मिलेगा कि गलती कहीं हुई है या नहीं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये 2 टर्म में ये ब्रैकेट सेम दिख रहा है तो इसको आप फिर कॉमन निकालिए, t + 1। फिर ये जब कॉमन निकलेगा तो यहां सिर्फ 3t बचेगा, ये जब बाहर आएगा तो यहां सिर्फ -4 बचेगा और इक्वल टू 0। एंड वी नो दैट
when two brackets multiply each other and I am getting answer 0, then either this bracket is 0 or this bracket is 0. क्योंकि ये दोनों अगर 0 नहीं होंगे तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 नहीं आएगा. जैसे कि 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन कभी 0 आएगा क्या? नहीं, बिकॉज 3 और 4 दोनों में से एक भी 0 नहीं है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन हाउ विल गेट 0. सो दैट्स व्हाई ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है. इसका मतलब या तो ये फर्स्ट ब्रैकेट 0 होगा और सेकंड ब्रैकेट 0 होगा. तो आपको ये दो इक्वेशंस मिलेंगे. अब काम सिर्फ बचा है कि इन दोनों को सॉल्व करके t की वैल्यू निकालना है, क्योंकि आपका वेरिएबल जो अननोन है वो t है. सो व्हेन आई एम फाइंडिंग t हियर, ये +1 को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड में, और +1 जब राइट साइड में ट्रांसफर होगा सो इट विल बिकम -1. और इसको पहले हम लिखते हैं 3t -4 when it transfer to right side it will become 4, and then I want to find the value of t. तो ये 3 भी यहां नहीं चाहिए. अब 3 और t के बीच में रिश्ता मल्टीप्लिकेशन का है, तो ये 3 जब उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट ऑपरेशन लेगा, दैट इज व्हाट, डिवीजन. तो ये हो जाएगा 4/3. तो आपके एक t की वैल्यू मिल गई -1 और दूसरे t की वैल्यू मिल गई 4/3. तो इसलिए आप फाइनली यहां लिखोगे therefore रूट्स, और उसको आप जीरोस भी बोल सकते हो, जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर एक है t इक्वल टू -1 एंड t इक्वल टू 4/3. So this is your answer, but this is only answer of one question, क्योंकि इसमें 2 questions है. अब इन्होंने पूछा है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड दीज रूट्स. तो आपके बुक के हिसाब से आपके जो रूट्स आएंगे उसको अल्फा बीटा वैल्यूज नोटेशन उन्होंने दिया है, तो हम भी वही यूज करेंगे. तो यहां पर हम लिखते हैं लेट मतलब हम एज्यूम कर रहे हैं कि अल्फा एक 0 है, उसको -1 को हम अल्फा बोलेंगे और दूसरे 0 को नाम देंगे बीटा, जो कि हमारा 4/3 है. ठीक है. नाउ अल्फा प्लस बीटा मतलब जीरोज का एडिशन. अल्फा कितना है -1 प्लस बीटा कितना है 4/3. इसको पहले सॉल्व करते हैं. अब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब भूतनाथ होता है 1, जो दिखाई नहीं देता बट रहता 1 है. अब ये दो फ्रैक्शन का हमको एडिशन करना है, तो दोनों का डिनोमिनेटर एक का 1 है एक का 3 है, तो दोनों डिफरेंट है. तो डिफरेंट डिनोमिनेटर को ऐड करना है ये फ्रैक्शंस को. तो डिनोमिनेटर अगर डिफरेंस है तो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 3 1 जा 3, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब ये 3 ऐसे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 आएगा, -1 into 3, प्लस ये 1 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 4, एंड यू आर गेटिंग द आंसर इन द न्यूमरेटर -3 + 4 दैट इज 1, और ये नीचे का 3. तो अल्फा प्लस बीटा का आंसर आया 1/3. सो एज पर द रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x divided by कोएफिशिएंट ऑफ x², इसके बराबर आना चाहिए. तो लेट अस वेरीफाई. तो ये माइनस का माइनस देते हैं. हु इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? अब मैंने गलत लिखा, देखिए यहाँ पर वेरिएबल t है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि वेरिएबल t है तो यहाँ t लिखिए और यहाँ t² लिखिए. कोएफिशिएंट ऑफ t की बात करेंगे तो वो -1 है, तो यहाँ -1 आएगा, और कोएफिशिएंट ऑफ t² 3 है तो वो नीचे 3 आएगा. इन द न्यूमरेटर माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो ऊपर 1 होगा नीचे 3 आएगा. नाउ चेक दिस आंसर एंड दिस आंसर, बोथ आर व्हाट, इक्वल, एंड देयरफॉर this relation of zeros and coefficient is valid here, and therefore you can say that
alpha plus beta is equal to minus coefficient of t divided by coefficient of t square is valid. So this is the only one relation. Now we will see one more relation, that is the multiplication of vectors, zeros. So alpha into beta, first we will find the answer of this product. What is your first root? That is -1. And what is your second root? If you remember, what is the root? Oh sorry, हमारे रूट्स थे, एक था, where are the roots? Yes, -1 and 4/3. -1 and 4/3. So this is -1, and now we are writing second root, that is 4/3. So we are writing here 4/3. So its multiplication is -4/3. Now we will check the value from the coefficient. So here constant term numerator में लेना है, divided by coefficient of t square. So coefficient of t square is I think 3, and the constant term is -4, and that's why both the answer are matching. Therefore you can say that alpha into beta is equal to constant term divided by coefficient of t square. Both are equal is valid. So like this you have to write the solution in your board book. So for again more understanding, I would like to solve one more example by the same method. This method is called as a factorization method, and you learn one more time, and then you think over it, what are the steps, how will we have to do, and then write properly and get the answer. So now we will see one more example. Now we have to find zeros of this polynomial. मुझे पता है आप लोग थोड़ा सा टेंशन में आ गए होंगे और आप ये सोच रहे होंगे कि सर अभी तो कुछ समझ में आया था कि कैसे फैक्टर निकालने हैं, कैसे उसको मैनेज करना है, और तुरंत आपने ये भयानक खतरनाक एग्जाम्पल दे दिया। क्या है इसमें खतरनाक? बच्चा फील करता है इसको देखकर, ये √2 जो है ना उसको बहुत टेंशन आता है। √2 का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों। ये जो है ना, इसको एक तरीका होता है, जैसे कि मैं आपको समझाता हूं। हमारा तय क्या हुआ है कि इसको सॉल्व करना है, जीरोस अगर निकालने हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, कंसीडर। ये तो आपको अभी आदत हो गई होगी। फिर जो भी पॉलिनोमियल है उसको हम एज इट इज देखकर लिखते हैं, तो जैसा दिख रहा है वैसा आप लिखो, और उसको इक्वल टू क्या बोलो, 0। ठीक है यहां तक। अब उसके बाद हमारा तय हुआ था कि t² का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, एंड द कांस्टेंट टर्म इज -6। सो you just multiply this 1 and this -6 and you write here for the factors. अभी ये दो ब्रांच भी आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि भाई ये √2 क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारे लिए। कुछ नहीं करेगा, आप टेंशन मत लो। आपको प्रॉब्लम √2 से है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इस रूट के अंदर कौन सा नंबर है, 2 है ना, उसको ही पहले यहां लिख दो। मैं बोल रहा हूं, आप लिख दो। अगर ये रूट के अंदर 3 होता ना तो आप पहले 3 लिखते,
इस रूट के अंदर अगर 5 होता ना, आप यहाँ 5 लिखते। ये तरीका ही है। आपको अगर जिससे डर लग रहा है उसके अंदर जो भी है उसको आप यहां पर लिख दीजिए। अब 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा 3 से, तो आप यहां 3 लीजिए। ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो 2 होता है ना, ये आप ऐसे लिख सकते हो √2 मल्टीप्लाई √2। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 होता है। अगर यहां 3 होता तो आप क्या लिखते बताओ, √3 इंटू √3। अगर यहां 5 होता तो आप क्या लिखते, √5 इंटू √5। ठीक है, और ये 3 जो है वो एज इट इज लिखिए। ठीक है, अब इन दोनों रूट में से एक रूट को यहां से हटा दीजिए आप, तो यहां एक ही रूट बचेगा, और ये जो रूट है उसको आप ये 3 के बाजू में लिखिए। बाजू में मतलब मल्टीप्लाई, ये ऐसा लिखिए। तो देखिए आपके ये -6 या 6 के ये 2 फैक्टर होंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा बताओ, 3 ही रहेगा। √2 और √2 मल्टीप्लाई होके क्या बनेंगे 2, और 3 इंटू 2 फिर क्या होगा 6, तो मिल गए फैक्टर। अब ये जो √2 है ना, इसको थोड़ी देर के लिए आप एक भैंस है ऐसा समझ लीजिए। ये जो है ना एक बफेलो है, तो ये कितने बफेलो है, 1। ये कितने बफेलोज है, 3। तो ये 1 बफेलो और ये 3 बफेलो का एडिशन कितना आएगा, 4 बफेलोज। बफेलो मतलब √2 है, तो इसका एडिशन आएगा 4 बफेलोज मतलब √2। और सब्सट्रैक्शन कितना आएगा, 3 बफेलोज में से 1 बफेलो माइनस करेंगे तो 2 बफेलोज। बफेलो मतलब आपका √2, और यही तो आपको यहां चाहिए। देखिए टी का कोएफिशिएंट, तो अपना काम हो गया। तो इसका मतलब हमारे सही फैक्टर्स है √2 1 और 3 √2 1। लेकिन आपको इसका मल्टीप्लीकेशन 6 मिलेगा। आपको कितना चाहिए, -6। अब माइनस लाना है तो आपको या तो इसको माइनस देना होगा या तो इसको माइनस देना होगा। ठीक है, अब t का कोएफिशिएंट देखिए क्या है, पॉजिटिव लाना है। तो आपको मैं एक आइडिया बता देता हूं कि अगर मल्टीप्लीकेशन माइनस लाना है तो दोनों में से किसी एक को माइनस देना है, लेकिन उसका एडिशन जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसमें जो छोटा है दोनों में उसको आप माइनस दे दीजिए। तो ये 3 बफेलोज और ये 1 बफेलो, तो ये छोटा है नंबर में, तो इसको आप माइनस दे दीजिए। अगर यहां माइनस होता तो क्या सोचते आप ये सोचते कि दोनों में से किसी एक को माइनस देना है, लेकिन यहां उसका एडिशन माइनस आना चाहिए, इसलिए इन दोनों में जो बड़ा नंबर रहेगा उसको आप माइनस दें। तो लेकिन हमें तो पॉजिटिव चाहिए था t का कोएफिशिएंट, तो इसलिए इसको हमने माइनस दिया। तो ये है आपका एक फैक्टर -6 का, और ये है दूसरा फैक्टर। एक बार ये तय हो गया तो अब हम लिखेंगे t²। आपका फर्स्ट फैक्टर है -√2 इंटू टी, और दूसरा है 3 √2 इंटू टी, और ये आपका -6 एज इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ दिस t² कैन बी रिटन एज t इंटू टी माइनस दिस √2 इंटू टी, फिर ये +3 √2, ये भी मल्टीप्लीकेशन रहता है, इंटू टी, और ये -6 इंटू 1, ऐसा भी लिख सकते हो आप। अब ये दोनों को आप समझने की कोशिश कीजिए। इसमें से देखिए ये t और ये t बाहर आएगा। अब ये t को कॉमन ले नहीं सकते हम, क्योंकि इसके लिए इधर नहीं है, ये ऑलरेडी बाहर आ चुका है। तो इधर से t कॉमन आएगा, तो यहां ये t बचेगा माइनस ये √2 बचेगा। अब यहां से t यहां है या नहीं है, तो t को कॉमन ले नहीं सकते। √2 यहां है, इधर नहीं है, तो उसको भी नहीं ले सकते। तो किसको लेंगे कॉमन, तो आप कॉमन लेंगे 3 को। तो फिर प्लस आपने 3 को कॉमन लिया, तो इधर बचा √2t, ये देखिए, माइनस ये 6 मतलब 3 इंटू 2 होता है, और उसमें से 3 आपने बाहर लिया, मतलब ये 2 आएगा 0। अब मैंने बोला था आपको कि कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट बचते हैं ये और ये दोनों सेम आने चाहिए। कहां सेम है, दोनों अलग अलग है।
तो इसको अगर सेम लाना है तो देखिए यहाँ t है और यहाँ t के बाजू में √2 है, तो ये √2 आपको बाहर लेना होगा। अब √2 बाहर लेना है तो √2 यहां भी दिखना चाहिए, यहां तो 2 है सर, तो आप कैसा करेंगे, तो 2 कैन बी रिटर्न एज √2 इंटू √2। कितना अच्छा लग रहा है ना, √2 इंटू √2 2√2। वाह, तो ये रिदमिक थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो ये इधर लिखिए। प्लस आपको समझने के लिए मैं यहां पर ये t और ये 2 को जानबूझकर ऐसे में लिख रहा हूं। यहां पर मैथमेटिक्स ये है कि ये दोनों सेम दिखने चाहिए थे। यहाँ t का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ t का कोएफिशिएंट √2 है, तो मुझे ये √2 नहीं चाहिए, तभी तो ये ऐसा दिखेगा, इसलिए इसको यहां से निकालना है और इसको कॉमन निकालना है। तो ये क्वांटिटी इधर भी दिखनी चाहिए, वो दिख नहीं रही थी, इसलिए मैंने 2 को जानबूझकर ऐसे लिखा। सेल्फिश लोग हैं हम, और मैथ्स का एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए जो भी दिमाग हम लगा सकते हैं वो लगाना है, और हमें जो चाहिए या हमें जैसा चाहिए वैसा लाना है। तो ये t का t एज इट इज, ये कीपिंग दिस। अब ये 3 तो पहले से ही बाहर बैठा हुआ है, अब √2 भी उसके साथ आएगा बाहर। अब ये √2 बाहर आ गया तो इधर बचा t, इधर बचा माइनस, ये एक √2 तो बाहर चला गया, तो यहां बचा √2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम हो गया। अब सेम हुआ है तो उस ब्रैकेट को भी बोलिए भाई आजा तू अब बाहर, तू तो कॉमन निकलेगा। अब ये ब्रैकेट यहां से बाहर आ गया, मतलब इधर t बचेगा और इधर प्लस, और ये चीज एज इट इज बचेगी 3√2 इक्वल टू व्हाट, 0। अब तो अपना ही एरिया है कि दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो ये या तो 0 होगा और ये 0 होगा। इज इट राइट? ये 0। अब मुझे t की वैल्यू चाहिए, तो इसको ट्रांसफर कीजिए राइट साइड को, तो ये आ जाएगा √2, क्योंकि ये माइनस था, इधर आएगा तो प्लस होगा, और ये t का ये प्लस है तो ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आपके दो रूट्स मिल गए, एक है √2 और दूसरा है -3√2। तो रूट्स को हम अल्फा बोलते हैं, तो अल्फा हो जाएगा आपका एक √2 और बीटा दूसरा रूट रहेगा, दैट इज -3√2। अब क्या करना है आपको, वेरिफिकेशन, है ना। तो अल्फा बीटा के वैल्यू मेरे सामने है, तो मैं a की वैल्यू निकालता हूं। a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ t², कुछ नहीं मतलब भूतनाथ, होता है दिखता नहीं है, तो दैट इज 1। t का कोएफिशिएंट दैट इज b, तो ये +2√2, तो b हो जाएगा 2√2, एंड द कांस्टेंट टर्म इज डिनोटेड बाय c एंड दैट इज -6। ठीक है, अब हम चेक करेंगे ये रिलेशन अल्फा प्लस बीटा, याद रखना है आपको, -b/a, ये इक्वल होता है क्या चेक करना है। तो व्हाट इज अल्फा, √2, एंड व्हाट इज बीटा, -3। मतलब इसको आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप एक टाइगर समझ लीजिए। कितने टाइगर है, एक, और ये कितने हैं, -3 टाइगर्स। अब 1 टाइगर में से -3 माइनस करेंगे तो निगेटिव नंबर आएगा, तो -2 टाइगर बचेंगे, तो ये -2 टाइगर, टाइगर मतलब √2, और इक्वल टू ये माइनस का माइनस, व्हाट इज योर b, b इज 2√2, एंड व्हाट इज योर a इज 1। ये नीचे का 1 तो लिखना होता है, जरूरी नहीं होता है, लेकिन लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम आ गई, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये रिलेशन क्या है, वैलिड। तो हमने इसका वैलिड लिख सकते हो या वेरीफाइड ऐसा भी लिख सकते हो। नाउ वी विल सी द अनदर रिलेशन अल्फा इंटू बीटा। तो आपका अल्फा है √2 और बीटा है -3√2। अब क्या होगा, ये -3 का -3 यहां लिखिए, ये √2 सेम कैटेगरी के है, तो √2 का मल्टीप्लीकेशन होगा 2 और आपको आंसर मिलेगा -6। अब आपको c/a का आंसर निकालना है और वो भी -6 ही आना चाहिए, तभी तो ये वेरीफाई होगा।
तो c इज -6 एंड a इज 1, तो ये नीचे का 1 नहीं भी लिखा तो चलता है, तो आपको आंसर मिला -6। देखिए ये दोनों सेम आ गए, एंड दैट्स व्हाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज वैलिड या वेरीफाइड, ऐसा आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो और आप इसको लिख सकते हो। तो मुझे लगता है और एक एग्जाम्पल लेना चाहते हो आप, और एक बार समझना चाहते हो, तो मैं और एक एग्जाम्पल आपके लिए सेम तरीके का, ये बोर्ड पैटर्न है इसलिए मैं बड़े आराम से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपको बड़े सुकून से समझना है और आपको बोर्ड के पेपर में लिखना है। इसके बाद की वीडियो में मैं इतने आराम से नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो जो है ना ट्रिक्स रहेंगे कि कैसे फट 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 उसके आंसर्स निकाले जाते, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो ट्रिक्स आप बोर्ड एग्जाम में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो आप किसी ओलंपियाड, बाबा एटॉमिक रिसर्च की एग्जाम होगी या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगी जहां वक्त कम होता है, वहां आप उसको कर सकते हो। लेकिन ये पहले आप अच्छे से सीख लीजिए। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट थर्ड एग्जाम। ओके स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको आया होगा, लेकिन धीरे धीरे आएगा, इसलिए मैं आराम से पहले बोल रहा हूं और फिर आपको जब मजा आना शुरू हो जाएगा तो ये चीज बहुत सिंपल आपको लगेगी। नाउ अगेन सेम क्वेश्चन, लेकिन पॉलिनोमियल कुछ ऐसा दिया है, तो एज यूजुअल हमारा जो तय हुआ है वो हम लिखेंगे एज डिसाइडेड, कंसीडर, कॉमा देना है, and write the polynomial as it is 4x square minus 4 root 3 plus 1 into x and plus the constant term is root 3 and equal to 0. Now after that what is the coefficient of x square? That is 4. And what is the constant term? That is plus root 3. So you multiply both. तो बहुत से बच्चे हैं ना ये 12 वगैरह कुछ लिख देते हैं। ये देखिए ये √3 इज अ इर्रेशनल नंबर, तो इसका इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। मतलब 4 ये 4 और ये √3, इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा 4√3 लाइक दिस, और हमें इसके फैक्टर्स निकालने। तो चलिए शुरू करते हैं 1 से। तो यहां 1 लिखेंगे तो यहां 4√3 आएगा। अब दूसरा यहां 2 लिखेंगे तो ये √3 का √3 इधर, और ये 2 2 4 आता है तो यहां 2 आएगा। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन इतना आएगा। और भी लिख सकते हैं, लेकिन देखिए आपको कौन से पेयर की ज्यादा जरूरत होती है, जिनका मल्टीप्लीकेशन इतना आए और जिनका एडिशन जो है ना वो x का जो कोएफिशिएंट है ना, ये दिख रहा है कोई, ये इतना है, साइन के साथ लेना है माइनस। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो एग्जैक्टली इतना आता है, तो उसका तो कोई टेंशन है नहीं। और इन दोनों को ऐड करोगे तो कैसा दिखेगा ये 1 + 4√3 या 4√3 + 1, मीनिंग तो सेम ही है, और वही तो मुझे यहां चाहिए, लेकिन माइनस साइन है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों के एडिशन करके माइनस साइन आ रहा है तो आप एक काम कीजिए, ये 1 को एक माइनस दीजिए, और अगर आप इसको माइनस नहीं देंगे इसको, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इतना नहीं आएगा। ये पॉजिटिव है और एक निगेटिव एक पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन निगेटिव आता है, तो आपको यहां भी एक माइनस देना पड़ेगा। और जब इन दोनों को आप ऐड करते हो तो आपको मिलेगा -1 - 4√3, और इसमें से जब आप माइनस कॉमन निकालते हो तो यहां मिलेगा 1 + 4√3, और यही तो आपको चाहिए था यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x। तो हो गए आपके, मिल गए। एक फैक्टर -1 है, दूसरा -4√3 है, तो आप इसको यहां एज इट इज लिखिए। फिर आपका ये -1 × x आएगा, x आएगा करेक्ट, क्योंकि यहाँ x है, और दूसरा है -4√3, और यहां पर भी x आएगा, और ये आपका √3 एज इट इज कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। तो हो गए 4 टर्म। अब 4 में से ये पहले 2 टर्म में से कॉमन 4 तो नहीं निकलेगा, क्योंकि इधर नहीं है, x निकलेगा। तो x को कॉमन निकालिए, तो यहां बचेगा 4
एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर जाएगा तो यहां बचेगा एक्स माइनस ये एक्स आपने बाहर कॉमन लिया है तो ये 1 ही बचेगा इधर। अब यहां कॉमन निकलेगा ये √3 और ये √3, लेकिन ये माइनस है ये प्लस है तो आपकी मर्जी, आप -√3 अगर आप कॉमन निकालते हो तो ये माइनस और ये √3 ये दोनों जब बाहर आएंगे तो यहां बचेगा 4 और ये x। अब यहां से भी आपको माइनस कॉमन निकालना है लेकिन माइनस तो है नहीं तो प्लस में से माइनस लीजिए आप, तो एक माइनस यहां बचेगा और ये √3 को भी आपने कॉमन लिया है तो यहां 1 बचेगा इक्वल टू 0। देखिए अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम भी तो दिख रहा है, वेरी गुड, एक्सेलेंट, यही तो चाहिए था। अब इन दोनों ब्रैकेट को हम लेते हैं अगेन कॉमन, तो ये है x और ये है -√3। देखिए ये x बचा और यहां का -√3 इज इक्वल टू 0। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, मतलब 4x - 1 इक्वल टू 0 और x -√3 इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 4x इज इक्वल टू 1 इज ट्रांसफर टू राइट साइड सो इट इज 1 और x कैन बी रिटन एज √3। नाउ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो 4 मल्टीप्लीकेशन में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड होगा और इधर तो ऑलरेडी x मिल चुका है तो इसको कुछ जरूरत नहीं है। तो ये है आपका zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। पॉली को सुन के ना मुझे तो वो गाना ही याद आता है जो कौन सा मूवी था अक्षय कुमार का जिसमें वो टकला रहता है ना और फिर वो गाना बोलता है बाला बाला बाला, like that. This is poly. So zeros of this given polynomial is x is equal to 1/4, इसको आप अल्फा भी बोल सकते हो, एंड दूसरा है x is equal to √3, उसको आप बीटा भी बोल सकते हो क्योंकि यूजुअली अल्फा बीटा ही आपके बुक में दिया है। Now we will verify the relation। तो मुझे अल्फा दिया है 1/4 दिया है, मतलब मैंने निकाला है भाई। बीटा है √3 और आपका कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को a बोलते हैं हम तो दैट इज 4, कोएफिशिएंट ऑफ x को b बोलते हैं दैट इज माइनस ब्रैकेट में 4√3 + 1। ओहो बहुत ही बड़ा है ये b, और c जो है वो कांस्टेंट टर्म दैट इज √3। नाउ वी विल कैलकुलेट अल्फा प्लस बीटा दैट इज 1/4 प्लस √3, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होता है। एडिशन करते वक्त डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन नीचे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 और 1 का इधर 1, प्लस का प्लस, और ये 4 और इसका मल्टीप्लीकेशन 4√3। तो ये आ गया आपका अल्फा प्लस बीटा। अब आप कैलकुलेट करेंगे -b/a, और ये माइनस का माइनस, हु इज b दैट इज ऑल्सो -4√3 + 1 अपॉन a इज 4। तो ये माइनस और ये माइनस हो गया कैंसल और आपको मिला 4√3 + 1 अपॉन 4। देखिए ये आंसर, दो रूट का एडिशन और ये कोएफिशिएंट का आंसर सेम आ रहा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a इज वेरीफाइड। ये एक हो गया। अब हम करेंगे, सॉरी ये कुछ चला गया, ओह इट्स टू सेंसिटिव। ओके, नाउ हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, हु इज अल्फा 1/4 एंड हु इज बीटा दैट इज √3 एंड इट्स मल्टीप्लीकेशन इज √3/4, और ये इक्वल होना चाहिए c/a के साथ। तो हु इज c दैट इज √3, ये यहां है देखो इसको, and divided by who is a that is 4। oh my god, ये तो सेम आ गया, fantastic। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a
is also verified. तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। तो 3 एग्जाम्पल हो गए और मुझे लग रहा है कि और एक करना जरूरी है, क्योंकि मैंने जो आपको पीडीएफ भेजा है उसमें से ही एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं और उसमें एक छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। वो ये है कि ये एग्जाम्पल है, देखिए कहीं नीचे से 2 नंबर पे है ये, उसमें यहाँ 25 हुआ है, तो आप 25 लेंगे तो शायद ये आपको सॉल्व नहीं होगा, इसलिए वो 15 है एक्चुअली, तो उसको आप करेक्शन कर लीजिए। तो आज तो ये वेरिएबल z है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हमें लेना देना पॉलिनोमियल से है, उसके अंदर जो भी वेरिएबल हो, z हो, t हो, x हो, y हो, हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, हम जो भी वेरिएबल रहेगा उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो एज यूजुअल जैसा हमारा तय हुआ है, कंसीडर, क्या कंसीडर करेंगे आप, दी गई पॉलिनोमियल एज इट इज लिखिए। ओके, लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख के तो लिखना है। ओके, ये 3/2 एंड इक्वल टू उसको 0 बोल दीजिए। अब आप z स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है देखिए, दैट इज +9 एंड द कांस्टेंट टर्म इज +3/2, उन दोनों का लीजिए मल्टीप्लीकेशन। तो 9 और 3/2 का मल्टीप्लीकेशन, इसके नीचे 1 होता है, तो मल्टीप्लीकेशन में नीचे नीचे का मल्टीप्लीकेशन नीचे, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लीकेशन ऊपर, तो ये हो गया 27/2 और आपको इसके 2 फैक्टर निकालने हैं। तो सर अब ये नीचे 2 आ गया, तो इसका कैसे फैक्टर निकलेंगे, ये 2 नीचे ही रहेगा, उसका टेंशन लेना ही नहीं है, आपने फैक्टर इसके निकालने। तो देखिए मैं यहां लिखता हूं 1, ठीक है, और यहां लिखता हूं 27, तो ये 27 के फैक्टर है, और ये नीचे का 2 चाहे तो आप यहां दीजिए या यहां दीजिए, आपकी मर्जी, कहीं भी दे सकते हो आप, तो मैं यहां देता हूं, ठीक है। फिर दूसरा फैक्टर, ये इसका 2 तो फैक्टर है नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर है, इसको 2 से डिवाइड होता ही नहीं है, तो 3 9s are 27, तो ऊपर न्यूमरेटर के फैक्टर्स 3 9 हो गए, और ये नीचे का 2 आप यहां भी दे सकते हो और यहां भी दे सकते हो, तो आपकी मर्जी, तो मैं यहां देता हूं, यहां भी दे सकते हो, आपको इश्यू नहीं है। और फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन इतना आएगा। अब इसका एडिशन कितना चाहिए मुझे, ये दिख रहा है ना, 15/2 विथ माइनस साइन चाहिए। ओके, तो अगर मैं इनको ऐड करता हूं, तो मैं करके देखता हूं, ऐड करता हूं ये इनको, तो क्या होगा, इसके नीचे 1 है, एडिशन में डिनोमिनेटर अलग है, तो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन, फिर ये क्रॉस हो जाएगा तो इधर 6 आएगा, प्लस का प्लस, और ये क्रॉस हो जाएगा तो इधर आएगा 9, और 9 और 6 का एडिशन आता है 15, और ये नीचे 2। ओहो सर मिल गया, z का कोएफिशिएंट तो वही है। अरे भाई इतना मचल क्यों रहे हो, किधर मिल गया, 15/2 ठीक है, लेकिन माइनस है इधर, और इधर का आपका प्लस आ गया, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर, आपका मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव है और आपको आंसर माइनस चाहिए, तो ये एक माइनस इसको, एक माइनस इसको। तो क्यों, ये लॉजिक क्या है कि मल्टीप्लीकेशन जब होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस आ गए, और एडिशन होता है तो 2 माइनस का एडिशन आंसर माइनस देता है। तो चलो तय हो गया कि ये एक आपका फैक्टर है, ये दूसरा है। अब इसको हम एज यूजुअल, ये फर्स्ट टर्म कीपिंग एज इट इज, और आपका फर्स्ट फैक्टर था 3 और ये इंटू z, दूसरा था -9/2 इंटू z प्लस 3/2 इक्वल टू 0। नाउ ये फर्स्ट 2 में से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ 9 है मतलब 3 कॉमन यहां से निकलेगा, यहाँ तो 3 कॉमन निकलना तय है। z स्क्वायर मतलब z इंटू z है, 2z है, और यहाँ एक z है, तो z भी कॉमन निकलेगा। तो ये 9 में से 3 कॉमन निकल गया, मतलब 3 बचा, 2z में से एक z निकल गया, एक z बचा, माइनस का माइनस, 3 कॉमन, z कॉमन कुछ नहीं, मतलब 1 बचा। गुड। अब यहां माइनस, देखिए यहां माइनस आना चाहिए, तो ये प्लस है, तो आपको माइनस कॉमन लेना ही पड़ेगा। फिर आप ये नीचे का 2 भी कॉमन ले सकते हो, क्योंकि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और ये 3, और ये 3 3 9 होता है, तो यहां से भी 3 ले सकते हो, तो 3/2 शुड बी कॉमन। तो यहां से 3 कॉमन आया, तो ये 3,
नीचे से 2 भी कॉमन आया, मतलब यहाँ 1 और ये z का z, माइनस आपने कॉमन लिया था तो ये प्लस का माइनस, 3 आपने बाहर लिया, 2 भी आपने बाहर लिया, मतलब यहाँ बचेगा 1 इक्वल टू 0। 3/1 3 ही रहता है, तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हो गया सेम जो हमें चाहिए था। तो अब उस सेम ब्रैकेट को भी हम लेते हैं कॉमन, तो ये जब बाहर आएगा तो यहाँ बचेगा 3z और ये माइनस और ये पूरा ब्रैकेट बाहर आया तो यहाँ बचा 3/2 इक्वल टू 0। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो 3z माइनस 1 इक्वल टू 0 और 3z माइनस 3/2 इक्वल टू 0। सो 3z इज इक्वल टू ये माइनस 1 का इधर 1 हो जाएगा और 3z इज इक्वल टू ये इधर जाएगा तो 3/2 होगा। अब ये 3 इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवाइड होगा, तो z इज इक्वल टू 1/3 और z इज इक्वल टू ये 3 कैंसिल भी हो सकता है तो इट इज 1/2। तो देयरफॉर एक रूट मिला आपको 1/3 और दूसरा रूट को हम बीटा बोलेंगे, दैट इज 1/2। हो गया काम। अब जस्ट वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन के लिए a मतलब z² का कोएफिशिएंट दैट इज 9, b मतलब z का कोएफिशिएंट दैट इज 15/2 एंड c मतलब कांस्टेंट टर्म दैट इज 3/2। अब हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 1/3 प्लस 1/2। फ्रैक्शन का एडिशन है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो डिनोमिनेटर का गुणाकार मल्टीप्लीकेशन एंड देन क्रॉस, तो 3 और ये 2 1s are 2 प्लस ये 1 3s are 3 और 2 मिलके बन जाता है 5/6। ओके, और अभी करना क्या है, माइनस b/a इसके इक्वल आना चाहिए। ओके, ये माइनस व्हाट इज b, माइनस 15/2 एंड व्हाट इज a इज आई थिंक 9, तो ये रहेगा माइनस 15 और ये 2 जो डिनोमिनेटर में है और ये भी डिनोमिनेटर में है, इनका मल्टीप्लीकेशन होगा। अरे सर कहां सेम तो नहीं आया सर, ये तो डिफरेंट दिख रहा है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ये 2 माइनस कैंसिल। तो सर ये तो 15/18 आ रहा है, हमको तो 5/6 चाहिए था, हाउ दिस हैपन सर, गलत हो गया सर। अरे रुको यार, रुको, करने दो, दिखने में तो अलग दिख रहा है बट सिंप्लीफाई भी तो हो सकता है। 3 के टेबल में 15 होता है, 3 5s are 15, 3 6s are 18, आ गया सेम। And that's why alpha plus beta is equal to minus b/a। ये जो रिलेशन है ये वैलिड है या वेरीफाइड हो गया। अब दूसरा है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा है 1/3, बीटा है 1/2, तो ये हो गया 1/6 और हमें अब निकालना ये c/a। हु इज c? 3/2/9, तो ये हो गया 3 ये 2 और 9 का मल्टीप्लीकेशन 18 और 3 1s are 3, 3 6s are 18, तो आपको मिला 1/6। देखो सेम आ गया। Therefore you can write alpha into beta is equal to c/a is also verified। तो यहां पर आपका बोर्ड के हिसाब से सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ हम यहाँ रुकते हैं और आपका जो बुक है एनसीईआरटी का, उसमें एक्सरसाइज 2.2 उसमें 2 एग्जाम्पल्स है, 1 and 2। तो 1 में 6-7 एग्जाम्पल्स है जो इस तरीके के हैं, आप बड़े आराम से उसको सॉल्व कीजिए, वेरिएबल का टेंशन मत लीजिए, जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू मैंने जिस तरीके से बताया उस तरीके से सॉल्व कीजिए।